आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आज आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 25 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं 25 फरवरी के दैनिक रोजगार समाचार। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं शिक्षक भर्ती के साथ। तो राजस्थान में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे बेरोजगारों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट को जुलाई 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए किया था। और यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रद्द की गई रीट परीक्षा का आयोजन अब जुलाई 2022 में होगा। इसी के साथ सीएम ने यह भी बताया कि रीट परीक्षा 2022 के लिए रिक्त सीटों की संख्या भी 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या 32,000 से 62,000 कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने रीट 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा और 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। साथ ही राजस्थान सरकार करीब 1.25 लाख और पदों पर नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जो लोग राजस्थान में जाकर शिक्षक बनना चाहते हैं या जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। रीट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको शीघ्र ही एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। राजस्थान के अभ्यर्थी हैं जो उनके लिए भी, और जो लोग अदर स्टेट से हैं राजस्थान में जाकर अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए भी। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आगे और अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों के परिणाम संशोधित किए गए हैं। तो फिलहाल यूपीएचईएससी के द्वारा अभी हाल ही में जो परिणाम जारी किया गया था उसमें से 20 विषय कौन कौन से विषय हैं, पहले तो ये विषय देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पूरी सूची उपलब्ध कराई गई है। विषय पूर्व में सफल और संशोधित में सफल। तो जिस भी विषय से आप संबंधित हो वो पूरा आंकड़ा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। संस्कृत पूर्व में सफल हुए 267, वर्तमान में 257। संगीत गायन 42 पहले थे, 46 अब हो गए हैं। संगीत और सितार में 6 था तो 6 ही है, कोई बदलाव नहीं। प्राचीन इतिहास में 86, वर्तमान में संशोधित जो हुआ रिजल्ट उसमें 78। इसी प्रकार से भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा और सैन्य विज्ञान या सैन्य अध्ययन, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यान विज्ञान, पादप रोग, कृषि अभियंत्रण, कृषि सांख्यिकी और महिला अध्ययन। तो इन विषयों के जो आपके जो परिणाम हैं वो चेंज किए गए हैं। मामला क्या था? तो मामला ये है कि आरक्षण के अनुपालन में विसंगति के कारण यूपीएचसीएससी ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम को संशोधित कर दिया है। कुछ विषयों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटी है, कुछ में बढ़ी है और कुछ विषयों में संशोधन के बाद भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयोग ने जिन विषयों के परिणाम संशोधित किए हैं उसमें संगीत और गायन भी शामिल है। तो संगीत और गायन का जो इंटरव्यू था यह 16 मार्च को प्रस्तावित था। आयोग ने अब संगीत गायन का इंटरव्यू स्थगित कर दिया है, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। जबकि हिंदी विषय का जो इंटरव्यू है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च से ही स्टार्ट होगा। पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी जो कि है upHESC.org। एक दूसरी साइट भी है upHESC2021.co.in। तो यहाँ पर आयोग ने संशोधित चयन परिणाम से संबंधित श्रेणीवार कट ऑफ और रिक्त पदों की सूची और शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के विषयवार अनुक्रमांक अपलोड कर दिए हैं। तो ये वेबसाइट्स, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन
दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 11 साल के बाद भी एपीएस भर्ती का अध्याचन मिला, लेकिन उसके बावजूद जो यूपीपीएससी है उसने विज्ञापन जारी नहीं किया। तो उसके बारे में न्यूज़ मिल रही है कि अगले महीने मार्च में एपीएस के लिए जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। आयोग ने एपीएस के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया था, लेकिन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था, तो आयोग को परीक्षा निरस्त करानी पड़ी थी। इसके पूर्व वर्ष 2010 में जारी विज्ञापन के तहत एपीएस के पदों पर भर्ती हुई थी। तो आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अध्याचन मिला था। वर्ष 2017 और 18 के कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल भी किया गया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो सका। नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं और कुछ ओवर एज बस होने ही वाले हैं। और यूजीसी नेट के परिणाम से अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूजीसी नेट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, जब कोविड नहीं था दुनिया में तब ये परीक्षा 2 बार आयोजित करवाई जाती थी। जितने भी परीक्षार्थी शामिल होते थे उसमें से 6% जो होते थे उनको जो है नेट और 1% को जेआरएफ अवार्ड करवाया जाता था। लेकिन फिलहाल जो अपडेट लेटेस्ट है उसके मुताबिक आपने देखा था कि 2 बार की परीक्षाएं एक बार ही आयोजित की गई, लेकिन जो परिणाम हुआ उसमें अभ्यर्थी कर रहे हैं क्योंकि 2 सेमेस्टर यानी कि 2 सत्र का जो रिजल्ट है वो एक बार ही जारी किया गया। तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर जो परिणाम था जारी किया जाना था, जैसे कि 6% और 1% यह एक सत्र में होता है। तो अब यहाँ पर 2 सत्रों की परीक्षा एक बार करवाई गई थी, तो 12% और 2% होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रिजल्ट आया है वो 6% और 1% इसी रेशियो पर आया है। तो इससे अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का की जो मेहनत है बेकार गई है, और अब ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के रिजल्ट से अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। 6 माह के अंतराल में साल में 2 बार आयोजित होने वाली यूजीसी नेट कोविड के कारण साल में केवल एक बार आयोजित की गई, और रिजल्ट में प्रत्येक 6 माह में कराई जाने वाली परीक्षा के मानक के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थी छटकर बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यूजीसी ने रिजल्ट जारी करने में अपने ही नियम की अवहेलना की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की कार्यकारिणी सदस्य और यूजीसी नेट की तैयारी में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रही विशेषज्ञ अलका पांडे का कहना है कि साल में 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 6 माह में होने वाली यूजीसी नेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से 6% को नेट और 1% को जेआरएफ उत्तीर्ण कराने का प्रावधान है। कोविड के कारण दिसंबर 2020 का आयोजन नहीं कराया जा सका था। इसे जून 2021 की यूजीसी नेट की परीक्षा के साथ आयोजित किया गया, और इस तरह से दोनों परीक्षाओं को मिलाकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12,66,509 हो गई। इसमें से 6,71,288 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। यूजीसी ने जब 19 फरवरी को परिणाम जारी किया तो उसमें 6% अभ्यर्थियों को नेट और 1% अभ्यर्थियों को जेआरएफ के लिए सफल घोषित किया है, जबकि 2 परीक्षाओं को एक साथ मर्ज किए जाने के कारण नेट के लिए 12% और यूजीसी के जेआरएफ के लिए 2% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना चाहिए था। फिलहाल बस यही मैटर है, और हालांकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि 3 लाख का 6% और 6 लाख का 6% दोनों की संख्या में जो डिफरेंस आएगा उसको भी आपको समझना चाहिए। तो फिलहाल मामला तो फिलहाल कोर्ट में जाने के लिए तैयार है अभ्यर्थी, और यहाँ पर जो अपडेट है वो यही है कि अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं है। फिलहाल जो अभ्यर्थी पास आउट हो चुके हैं उन पर कोई खतरा नहीं है। हो सकता है कि मामला कोर्ट में जाए और इसकी व्याख्या किसी अलग प्रकार से की जाए, तो हो सकता है कुछ अभ्यर्थी और भी सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण सूचना से आपको अवगत कराना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे विद्यार्थी, अन्य व्यक्ति जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें हर सहायता पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय दूतावास कीव से समन्वय स्थापित कर उत्तर प्रदेश सरकार उनके स्वदेश लौटने की कार्रवाई को फैसिलिटेट करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृपया इसके लिए निम्न नोडल अधिकारी से संपर्क करें। श्री रणवीर प्रसाद IAS, मोबाइल नंबर 9454441081, ईमेल है rahat@nic.in या 24/7 राज्य कंट्रोल रूम, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 0522 1070 पर कॉल करें। सूचना और जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश। तो नाटो और अमेरिका से निराश जेलेंस्की बोले ताकतवर देश देश रहे तमाशा। तो ये तो मामला वही बन गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर अमेरिका ने नाटो का जो संगठन बनाया और उसी की निकटता की वजह से वर्तमान में यूक्रेन की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और अब कोई भी उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा है। तो बस यूँ समझिए कि लोग लड़ा के पीछे हट लेते हैं, चाहे वो अमेरिका जैसा ताकतवर देश ही क्यों ना हो। फिलहाल रूस पर लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को नाकाफी बताते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हताशा से कहा, यूक्रेन कल की तरह आज भी रूस के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। वैसे यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि रूस का मुकाबला लंबे समय तक कर पाए और यथाशीघ्र इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यूक्रेन के साथ साथ सारी दुनिया पर मुसीबत आएगी, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर पहुंच सकती है। और वहीं पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्वी व पश्चिमी कीव के बीच एक नदी है जिसका नाम है इनेइपर नदी पर बने पुल पर 200 सैनिकों ने रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका। एक सैनिक ने रूसी सेना को रोकने के लिए खुद को पुल के साथ उड़ा लिया और नाटो ने फिलहाल बयान जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। नाटो के सदस्य देशों ने शुक्रवार को यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा के बाद पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया। संगठन ने कहा कि वह यूक्रेन को राजनीतिक और व्यवहारिक मदद मुहैया कराएगा ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। तो कब कराएगा? हालांकि बयान में मदद की प्रकृति नहीं बताई गई है। तो एक तरीके से बस यही आदर्शवादी बातें हैं। और चीन का रूस को खुला समर्थन है। अमेरिका को नसीहत देने वाले अपने दाग देखें, ये कहना है वांग वेनबिंग, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय चीन का। और देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 14 चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। तो उनमें से कुल 140 पद स्वीकृत किए गए हैं। नई भर्ती होगी इन लोगों की। अभी तक होता ये था कि ये जो चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज, इनकी जो मतलब जो अफिलिएशन है वो किसी पास के मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत किया गया था। तो अब इनका अपना मतलब अपनी निजी कमेटी बनेगी। केंद्र की सहायता से प्रदेश में खुलने वाले 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए प्रशासनिक संवर्ग के पदों का सृजन किया गया है। हर महाविद्यालय के लिए 10-10 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 6 प्रशासनिक और 4 कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पद हैं। केंद्र सरकार की मदद से तीसरे चरण में अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोंडा, चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इन कॉलेजों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अभी तक इनका चार्ज आसपास के मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य के पास था, लेकिन अब इन महाविद्यालयों के लिए 10-10 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्रधानाचार्य होंगे, वित्त नियंत्रक होंगे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होंगे, चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारी, सेंट्रल वर्कशॉप अधीक्षक के 1-1 और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 4 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।